Good morning, everyone. Before starting the course of Fundamental of News Reporting, आप सबको ये पता होना चाहिए रिपोर्टिंग जो है is actually the way of representing a news. रिपोर्टर होने के नाते आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आप सिर्फ न्यूज़ को रिपोर्ट करें। न्यूज़ का एनालिसिस आपका काम नहीं है। आपका काम यह है कि बीइंग द स्टूडेंट, बीइंग द न्यूज़ रिपोर्टर, आप किसी चैनल में जॉब कर रहे हैं, आप किसी अखबार में काम कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ में काम कर रहे हैं। ये चीज़ आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में क्लियर आपको हो जानी चाहिए कि आपका काम है न्यूज़ को रिपोर्ट करना। जिस तरह से आपको न्यूज़ मिलती है एज इट इज़, आप उस न्यूज़ को रिपोर्ट करें। न्यूज़ एनालिसिस जो है, वो आपकी ड्यूटी नहीं। आपकी ड्यूटी सिर्फ ये है कि आप न्यूज़ को रिपोर्ट करके, अगर आप अखबार में काम कर रहे हैं, तो अपने सब एडिटर को दे दें, जो उसमें से गलतियाँ निकाल के उसको फर्दर पब्लिशिंग के लिए भेज दें। न्यूज़ रिपोर्टर होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी खबर टेलीकास्ट हो सकती है और कौन-सी न्यूज़ टेलीकास्ट नहीं हो सकती। क्योंकि सिलेक्शन ऑफ न्यूज़ जो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है किसी भी अखबार के लिए, किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए। क्योंकि वक़्त बहुत फ़ास्ट हो चुका हुआ है, टेक्नोलॉजी ने चीज़ें बहुत हद तक चेंज कर दी हैं। अगर आप कोई खबर, कोई न्यूज़ ब्रेक नहीं वो करेंगे, तो वो कुछ ही टाइम के बाद वही न्यूज़, वही खबर आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाएगी। सो सिलेक्शन ऑफ न्यूज़ एक इम्पोर्टेंट टास्क है। सिलेक्शन ऑफ न्यूज़ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके सोर्सेज़ स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जब आपके सोर्सेज़ स्ट्रॉन्ग होंगे, जब आपकी हर चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपको खबर जल्दी मिल जाएगी। जब आपको न्यूज़ जल्दी मिल जाएगी, तो आप उस न्यूज़ को जल्दी जो है रिपोर्ट कर देंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी ने चीज़ें काफ़ी चेंज कर दी। ब्रॉडकास्ट जर्नलिज़्म हो गया, प्रिंट अभी थोड़ा-सा स्टेप बाय स्टेप वो इम्प्रूवमेंट पे है, क्योंकि अब जो सभी सच है वो ये है कि अखबार की रीडरशिप अब डिक्रीज़ हो चुकी है। अखबार की रीडरशिप डिक्रीज़ हो चुकी हुई है और इस रीडरशिप के डिक्रीज़ होने की वजह ये है कि प्रिंट न्यूज़पेपर एक स्लो मीडियम। आज एक खबर पब्लिश होगी तो नेक्स्ट डे उसने प्रिंट फॉर्म में आपके पास आना, और उससे पहले उस न्यूज़ को आप सोशल मीडिया के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ आप उसको सोशल मीडिया के ऊपर सुन चुके होंगे। उस खबर को आप जो है टेलीविज़न न्यूज़ चैनल में देख चुके हुए हैं, सुन चुके हुए हैं, या वो खबर सम सॉर्ट ऑफ फॉर्म में रेडियो में भी आ चुकी है। सो फास्ट होना, जल्दी चीज़ों को रिपोर्ट करना, अच्छे सोर्सेज़ होना, अच्छी क्वालिटीज़ होना, 5 डब्ल्यूज़ का होना, ये वो ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो अगर आपके पास होंगी, तो आप एक अच्छा रिपोर्टर बन सकते हैं। जब आप एक अच्छा रिपोर्टर बन जाएँगे, तो अल्टीमेटली आप एक अच्छा सोर्स हो अपने चैनल के लिए, अपने अखबार के लिए और सबके लिए। रिपोर्टिंग की न्यूज़ की डेफ़िनेशन पे जाने से पहले, न्यूज़ की डिटेल देने से पहले, मैं कुछ चीज़ें आपको पहले बता दूँ, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है, जो अक्सर पढ़ाई नहीं जाती, उनके बारे में बताया नहीं जाता। और हमारे मेजॉरिटी ब्रॉडकास्ट चैनल, बहुत रेयर ऐसे चैनल्स हैं जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का भी पता होना चाहिए। तो कुछ एक्रोनियम्स हैं, जो एक्रोनियम्स आपको पता होने चाहिए। कुछ एक्रोनियम्स ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए और अक्सर आपके न्यूज़ की फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। आपकी रिपोर्ट के नीचे भी लिखे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज़्म बीइंग रिपोर्टर आपको फेस होता है, वो है सी डैश ओ, जिसको कहते हैं क्राउड आउट। जिस खबर के ऊपर आपका जो ऑफिशिएटिंग सुपरवाइज़र, आपका हेड सीओ लिख देता है, तो इसका मतलब ये है कि ये खबर अभी पब्लिश नहीं हो सकती। उसने आपकी खबर को ये नहीं कहा कि पब्लिश नहीं हो सकती, उसने कहा अभी इस टाइम स्लॉट में पब्लिश नहीं हो सकती। अगर
न्यूज़ चैनल से इसका ताल्लुक है, तो जब सीओ क्राउड आउट लिख दिया जाएगा, सी डैश ओ लिख दिया जाएगा, इसका मतलब है ये खबर अभी अगर 3 बजे के बुलेटिन में नहीं आ सकती, तो ये 6 बजे आ जाएगी, 8 बजे आ जाएगी या बाद में आ जाएगी। क्योंकि प्राइम टाइम के पहले-पहले ये खबर आपकी हो जाएगी। प्राइम टाइम हमारा जो अखबार का है, सॉरी, जो चैनल का है, वो 9 बजे का प्राइम टाइम है। जब आपकी न्यूज़, वो बुलेटिन जो है, वो टेलीकास्ट होता है। तो सीओ अगर आपकी किसी खबर के ऊपर लिख दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि ये क्राउड आउट न्यूज़ है और इसको हम बाद में ऑन एयर करेंगे या बाद में शो करेंगे। अब अज़्यूम करें कि आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है कि आपने यू आर द स्पोर्ट्स रिपोर्टर और आपने फलाँ मैच की रिपोर्टिंग के लिए आप लोगों ने जाना है। आप लोगों को कह दिया जाता है, आप चले जाते हैं और जब आप अपनी रिपोर्टिंग के लिए चले जाते हैं, तो आपको कहा जाता है, आपका न्यूज़ रूम से आपको बोला जाता है, न्यूज़ रूम से बोला जाता है कि वॉइसर भेजें। जब आपको न्यूज़ रूम में ये कहा जाता है कि आप वॉइसर भेजें, तो वॉइसर से मुराद ये होता है कि जर्नलिस्ट की आवाज़ में रिकॉर्डेड रिपोर्ट भेजें, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जर्नलिस्ट की आवाज़ आती है। दैट इज़ नोन एज़ वॉइसर। वॉइसर इज़ एक्चुअली a journalist voice. वॉइसर इज़ एक्चुअली a journalist voice, जिसमें रिपोर्टर जो है अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके अपनी सारी की सारी रिपोर्ट भेज देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर किसी चैनल का रिपोर्टर हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं फलाँ चैनल से आपके लिए ये खबर लेके आया कि मैच का टॉस हो चुका। टॉस होने की वजह से, टॉस होने के बाद इस टीम ने टॉस जीतने के बाद बॉलिंग का फैसला किया। मैच 5 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। ये है वॉइसर, कि जिसमें सिर्फ़ जर्नलिस्ट की आवाज़ आ रही है। अगर जर्नलिस्ट की आवाज़ के अलावा आपको अगर आपकी न्यूज़ रूम से कॉल आती है और आपको कहा जाता है कि रैप भेजें, WRAP, रैप, तो रैप से मुराद ये होता है कि वो रिकॉर्डेड रिपोर्ट जिसमें जर्नलिस्ट की आवाज़ शुरू और आखिर में आती है और बीच में किसी जो कमेंटेटर या कोई इम्पोर्टेंट पर्सन जो उस क्राउड में मौजूद है, आप उसका रिव्यू लें और आपका व्यू उसका रिकॉर्ड करें, उसको रैप कहते हैं। मतलब आई विल रिपीट कि आपकी आवाज़ शुरू में और आपकी आवाज़ एंड में होगी और बीच में किसी भी कमेंटेटर, किसी भी जो क्रिकेटर और की का वॉइस ओवर मिडल में आप उसकी एक्सपीरियंस रिपोर्ट उससे लें, एनालिसिस रिपोर्ट लें। मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कहूँ कि मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हूँ, आइए रमीज़ राजा से पिच का हालत के बारे में पता करें या पिच का अहवाल पता करें। तो रमीज़ राजा हमें जो बताएगा, उसके बाद एंड पे मैं ये कहूँगा, आपका साथी रिपोर्टर फलाँ चैनल से हाज़िर है। तो ये रैप होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी किसी खबर में आपकी किसी खबर के नीचे बी डैश ओ लिख दिया जाता है, मतलब ब्लैकआउट। ब्लैकआउट से मुराद ये होता है कि ये न्यूज़ जो है, ये पब्लिश नहीं, ब्लैकआउट न्यूज़ जो है, वो पब्लिश नहीं हो सकती। ये ब्लैकआउट से मुराद, इस न्यूज़ से मुराद ये होता है कि आइदर ये खबर सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ है, आइदर ये खबर हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है, आइदर ये खबर हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ जर्नलिज्म के खिलाफ है या कोई भी खबर हमारे किसी एडवर्टाइज़र के खिलाफ। क्योंकि हमारी जितनी भी रिपोर्टिंग है, हमारी जितनी भी न्यूज़ है, उसका इम्पैक्ट एज़ पर नॉर्म चॉम्स्की की 5 फ़िल्टर्स के मुताबिक, अगर वो खबर उन 5 फ़िल्टर्स के अंदर आती है, उसको भी बीओ कर दिया जाता है। अगर हमारी अफ़वाज पाकिस्तान के साख़्त को ख़राब करने के लिए कोई खबर आती है, उसको भी बी डैश ओ ब्लैकआउट कर दिया जाता है। ब्लैकआउट का मतलब ये है कि ये खबर किसी भी सूरत में पब्लिश नहीं हो। अब हमारे अनएथिकल जर्नलिस्ट जो अनएथिकल रिपोर्टिंग पे बिलीव करते
इस खबर को लीक कर देती है और कुछ ही अरसे के बाद वो खबर सोशल मीडिया या किसी भी पोर्शन पे आपको दिखाई देती है, जो एक अनएथिकल और अनप्रोफेशनल एटीट्यूड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कोई खबर ब्लैक आउट कर दी गई है, तो आप उस खबर को किसी भी सूरत में, कहीं पे भी जाके लीक ना करें। स्लग जो है, वो एक आइडेंटिफायर ऑफ द स्टोरी है। आइडेंटिफायर ऑफ अ स्टोरी से मुराद ये है कि स्टोरी में क्या चीज़ आई है, स्टोरी का इम्पोर्टेंट टाइटल क्या है, स्टोरी किस चीज़ से रिलेटेड है, उसको हम स्लग कहते हैं। इसमें हम रेफरेंसिंग यूज़ करते हैं। न्यूज़ बुलेटिन की स्टोरी को स्लग्स कहते हैं। ये हमें ये बताती है, दूसरे मानों में हम ये कह सकते हैं स्लग को, जो स्टोरी की कैच लाइन होती है, स्टोरी की कैच लाइन, स्टोरी का टीज़र कह सकते हैं, उसको स्लग कहते हैं कि आपकी जो स्टोरी है, वो किस तरह कैची लगे। लोग फ़ौरन उस स्लग को देख के आइडिया लगा लेते हैं, ये खबर इसके बारे में। और अगर हमें ये कहा जाए कि स्टोरी आपकी जो रिपोर्ट है, उसको जैम लीड कर दें। जैम लीड से मुराद ये होता है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एक सेंटेंस में बयान करना, उसको जैम लीड कहते हैं। तो बहुत बड़ी स्टोरी और आपको कहा जाए कि वी आर शॉर्टेज ऑफ द टाइम, आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सेंटेंस में अपनी वो खबर को आपने पूरा करना है, तो उसको जैम लीड कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एक सिंगल सेंटेंस में आप और जिस स्टोरी में सर्टेन डेट एंड टाइम होता है, उसको एम्बार्गो कहते हैं। जिस भी स्टोरी में सर्टेन डेट और टाइम होता है, दैट इज़ एम्बार्गो। एम्बार्गो का ताल्लुक 9/11 पे पब्लिश होने वाली रिपोर्ट, 9/11 के साथ रिलेट होने वाली खबर, कायदे-आज़म की डेथ एनिवर्सरी, कायदे-आज़म की कोई भी एनिवर्सरी, कोई भी इंसिडेंट जिसको एक सर्टेन डेट और टाइम के साथ रिलेट कर दिया जाता है, फ्यूचर में या प्रेज़ेंट में, उसको एम्बार्गो कहा जाता है, ठीक है? और न्यूज़ रूम में, न्यूज़ रिपोर्टिंग में, चाहे अखबार है, रेडियो है, किसी में भी अगर इन्फॉर्मेशन को सोर्स से सुनने वाले की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको फ़ीड कहते हैं। मतलब टू फ़ीड समथिंग इन द माइंड ऑफ द पर्सन, किसी भी बंदे के माइंड में कोई खबर, कोई चीज़ को फ़ीड करने का मतलब ये है कि आप चाहे वो रॉ इन्फॉर्मेशन है, चाहे रिपोर्टर से स्टूडियो में जा रही है, कोई भी चीज़ है, चाहे ट्रांसमीटर से किसी दूसरे स्टेशन में जा रहा है, उसको फ़ीड कहते हैं कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे पोर्शन पे पहुँचाएँ, उसको फ़ीड कहते हैं। स्टोरी बोर्डिंग, स्टोरी बोर्ड से मुराद ये होता है कि आप अपनी कोई भी चीज़, कोई भी बीइंग रिपोर्टर आप कहीं पे भी जाते हैं ना, तो आपको अपने माइंड में सोचना चाहिए कि मैंने क्या चीज़ करनी है, मैंने अपने इंटरव्यूअर को कहाँ पे बिठाना है। अगर वो मिडल में बैठेगा तो मैंने किधर बैठना है, मेरा कैमरा कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, दैट इज़ स्टोरी बोर्डिंग। मेरा कैमरा लेफ्ट पे होगा, राइट पे होगा, उसके फेस को करूँगा, उसका मिड शॉट लूँगा, मैं कौन-सा शॉट लूँ? ये सारी की सारी आप थोड़ा-सा सोच के जाते हैं। ये अमूमन स्टोरी बोर्डिंग मूवीज़ में प्लान की जाती है, लेकिन आप इसको टेलीविज़न रिपोर्ट्स में भी यूज़ करना चाहिए कि शॉट किस तरह से अपीयर होगा। और बग जो है ना, बग लोगो को कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बग लोगो को कहते हैं। मतलब पीटीवी न्यूज़ का लोगो, एआरवाई न्यूज़ का लोगो, सीएनएन का लोगो, बीएनएन का, ठीक है? ये सारे इनको बग कहते हैं। इनको सबको बग कहते हैं। ठीक हो गया? होप सो। ये सारे के सारे जो एक्रोनिम्स हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। और एक चीज़ याद रखें, अमूमन मैक्सिमम तौर पे हम मीडियम क्लोज़अप शॉट यूज़ करते हैं, क्लोज़अप शॉट यूज़ करते हैं, या एक्सट्रीम क्लोज़अप बहुत रेयर यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्लोज़अप एंड मीडियम क्लोज़अप शॉट जो हैं, वो यूज़ एक्सट्रीम क्लोज़अप शॉट, एक बात याद रखिएगा, किसी की आँखों के अंदर आँसू दिखाने के लिए, इमोशंस सेल करने के लिए इस्तेमाल। कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इंटरव्यूअर का इमोशंस व्यक्त करें, अपने इंटरव्यू के इमोशन को बाहर निकालें, तो आप उसका एक्सट्रीम क्लोज़अप ले लें और उस एक्सट्रीम क्लोज़अप को जब हम लोगों को दिखाएँगे, जब हम उसको टेलीकास्ट करेंगे, उसको उस फ़ॉर्म में, एक्सट्रीम क्लोज़अप की फ़ॉर्म में हम उसको दिखाएँ। और वॉक्स बॉक्स
अमूमन वॉक्स पॉप अगर आपको न्यूज़ रूम से कहा जाए कि वॉक्स पॉप्स रिकॉर्ड करके दिखाएँ, तो वॉक्स पॉप्स में बस पैरेलल इंटरव्यूज़ होते हैं। मतलब अगर आपने लोगों का रिएक्शन पूछना, अगर आप चाहते हैं लोगों का रिएक्शन पता करें कि पेट्रोल प्राइसेज़ के बढ़ने के बाद लोगों की क्या सोच है? पेट्रोल प्राइसेज़ के बढ़ने के बाद लोगों की क्या सोच है? लोग क्या सोच रहे हैं? पेट्रोल प्राइसेज़ की इंक्रीज़ के बाद लोग क्या खुश हैं या नाखुश? उसको वॉक्स पॉप वॉक्स पॉप्स में एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब आप वॉक्स पॉप्स की इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो एंगल सिलेक्शन कैमरे में बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आपने किसी भी पर्सन को एक दफ़ा लेफ्ट पे लिया है, तो आपका नेक्स्ट इंटरव्यू राइट पे होना चाहिए। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। उसमें इमेज देखने वालों को जो आपके टेलीविज़न के ऊपर व्यूअर बैठा हुआ है, उसको बुरा नहीं लगता, अजीब नहीं लगता। क्योंकि जो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द स्क्रीन वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है बीइंग कैमरामैन क्योंकि रिपोर्टर को भी उस स्क्रीन में ये ना बहुत बाहर होना चाहिए, ना बहुत अंदर होना चाहिए। फ्रेम टाइट रख के हमेशा आपको चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहिए और रूल ऑफ थर्ड आपके माइंड में। आज के लिए एक्रोनियम और इंट्रोडक्टरी लेक्चर के साथ आई विल रिपीट कि फंडामेंटल्स ऑफ न्यूज़ रिपोर्टिंग से मुराद ये है कि आप अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग के टास्क को स्ट्रॉन्ग करें। आप अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग के टास्क में एक चीज़ याद रखें कि यू आर द रिपोर्टर। योर जॉब इज़ टू रिपोर्ट, योर जॉब इज़ टू डिस्क्राइब द योर जॉब इज़ टू करेक्टली विदाउट एनी बायसनेस डिस्क्राइब द डिसीज़। आप उसमें अपना एनालिसिस नहीं दे सकते। आप ये नहीं बता सकते कि इसके बाद ये होगा। अगर कोई इंटरव्यूअर बताए तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते। आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ों को रिपोर्ट करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक-ठाक हैं? ओके, सब ठीक-ठाक है। हमारा जो आज का टॉपिक है, वो है लीड के ऊपर। लीड होती क्या है? लीड को किस तरह से लिखा जाता है? लीड्स कितनी टाइप्स हैं? अगर आपको ऑन द स्पॉट लीड लिखनी पड़े तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? अगर आपको मॉनिटरिंग टेस्ट के लिए लिखनी पड़ जाए, एजेंसी से कोई डाटा उठाना पड़ जाए, प्रेस रिलीज से उठाना पड़ जाए, तो ये क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको पता चलेगा, ठीक है? एक बात अपने माइंड में बिठा लें कि जर्नलिज्म में जो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है, आई विल रिपीट, जर्नलिज्म में जो बिगिनिंग सेंटेंस है किसी भी न्यूज़ स्टोरी का, जर्नलिज्म में जो न्यूज़ सेंटेंस की जो बिगिनिंग है किसी भी न्यूज़ सेंटेंस की, उसको लीड कहते हैं। मैं अगर एक बात बोलूं कि हर डॉन के अखबार पे न्यूज़ स्टोरीज के ऊपर 6 से 7 वर्ड्स की जो चीज़ लगी होती है, दैट इज लीड। कुछ टाइम्स में लिखा होता है टफ वर्ड्स टीयर टॉक ऑफ फाइनल बैटल। मतलब लीड जो है ये कन्वे करती है असेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज मस्ट नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर सेंस। लीड जो है आपकी एक टोन सेट कर देती है। टोन से मुराद है कि लीड को पढ़ के आपको पता चल जाता है कि आप किस टोन में बात कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं। आपकी अग्रेसिव टोन है, आपकी इजी टोन है, आप एक खबर
अब देखिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जितने खाके बनाए गए, जो कुछ भी हुआ, उसकी लीड जो है वो नॉर्मल लैंग्वेज नहीं होगी। इट विल बी ए हार्श लैंग्वेज, it will be a difficult language. This language can create different sort of problems for the readers. इमोशनल इमोशनल सेंटिमेंट हमारा इस वाक्य के साथ अटैच है, हमारा दीनी वो अटैच है। मेरे इमोशंस मेरे रसूल के साथ हैं, मेरा दीन मेरे रसूल के साथ है। क़यामत, मजहब, जिस चीज को भी अटैच किया जाए, हर चीज हमारी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अटैच है। तो वो जो भी लीड होगी, हम जितना मर्जी कंट्रोल कर लें, जब वो लीड पब्लिश होगी तो वो लीड इतनी आसानी के साथ इजी लैंग्वेजेस में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आई वॉज सेइंग कि लीड जो है वो हमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। लीड को पढ़ के आपको पता चल जाता है कि इस न्यूज स्टोरीज की टोन कितनी है। अग्रेसिव है, इजी टोन है, इमोशनल टोन है, जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, नॉर्मल टोन है। ये सारी की सारी चीजें हमें उसको पढ़ के पता चल जाती हैं। ठीक हो गया। लीड हमें ये बताता है कि आपकी टोन क्या है, लीड हमें बताता है आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, लीड आपको ये बताता है कि क्या लोगों ने जो आपने उसको चीजें प्रोवाइड की हैं, क्या वो कंटिन्यू रखेगा या वो कंटिन्यू नहीं रखेगा, या वो चीजों को पढ़ने से पहले ही खत्म कर देगा। इसका फैसला लीड के बाद हो जाता है। इसका फैसला लीड के बाद हो जाता है। स्टोरी के पढ़ने के फौरन बाद ही आपको आइडिया हो जाता है कि आपने इसकी रीडिंग को कंटिन्यू करना है या आपने इस स्टोरी को बगैर पढ़े आगे निकल जाना है। किसी भी न्यूज स्टोरी को फाइनल करने से पहले आप उसकी लीड पढ़ के, उसकी एसेंशियल इंफॉर्मेशन पढ़ के आप उसको रेडी कर लेते हैं। तो जितने भी एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं वो लीड फॉर्मेशन में टाइम लगाते हैं। लीड हर बंदा नहीं लिख सकता। शायद आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट हो, आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जिसकी स्किल स्ट्रांग है, वो तो लिख लेगा, लेकिन खुद ब खुद लीड नहीं लिखी जा सकती। ठीक है। लीड लिखने के लिए स्किल्स चाहिए होते हैं। आपको वर्ड्स का आइडिया होना चाहिए कि कौन सा लफ्ज कहाँ आएगा, कौन सा लफ्ज कहाँ पे ब्रेक होगा, किस वर्ड की कहाँ पे वैल्यू है। ये सारी की सारी चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप पता करनी पड़ती है। तो लीड जो है एक हमेशा एक्सपर्ट जर्नलिस्ट इजीली लिख सकता है। लीड आपके रीडर को जोड़ के रखती है कि आप अपनी रीडिंग कंटिन्यू करें। ये तो हो गया प्रिंट की बात। लीड का एक नाम जो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म या टीवी चैनल्स में यूज किया जाता है उसको कहते हैं टीजर। टीजर असल में ये है कि एक खबर आती है, प्राइम मिनिस्टर भाग गए। अब आप लोग परेशान होकर बैठे रहेंगे, यार हमारा प्राइम मिनिस्टर वो कहां भाग गया। अब जब आपको आपको सुनने में आएगा ना कि प्रेसिडेंट भाग गया, तो आप प्रेसिडेंट के भागने की वजह से आप लोग क्या करेंगे? आप लोग उस पर फोकस करेंगे, आप बैठे रहेंगे कि हमें पता चले आखिर हमारा प्रेसिडेंट गया किधर। वो बाद में पता चलता है हमारा प्रेसिडेंट फलां जगह पे वॉक करते हुए कोई बिल्ली आई या कोई चीज आई, उसके पीछे भागना शुरू हो। मतलब कहावत वो बन जाती है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। लेकिन
जो टीजर ने आपको मजबूर किया कि आप अपने न्यूज वो चैनल पे बैठे रहें। ऐसे ही लीड का काम है। लीड बहुत अच्छी थी, उस लीड की वजह से आपने न्यूज स्टोरी पढ़ी, उस लीड की वजह से आपने अपनी न्यूज स्टोरी को एक्सप्लेन किया। लीड हमेशा अच्छी क्वालिटीज लीड की क्या होती है? लीड को छोटा रखें। आई विल रिपीट, कीप इट शॉर्ट। दूसरा, अच्छी लीड वो प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन रीडर को जरूरत होती है कुछ वर्ड्स में। अच्छी लीड provides all the information the reader requires in just a few words. Ideally, a lead को 25 से 40 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। I will repeat कि अच्छी लीड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कुछ वर्ड्स, और आइडियली जो लीड है वो 25 टू 40 वर्ड्स के बीच में होनी चाहिए। आई विल रिपीट, 25 टू 40 वर्ड्स के बीच में लीड होनी चाहिए। अननेसेसरी बिला वजह के एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स यूज ना करें। उर्दू की लैंग्वेज में बहुत ज्यादा तारीफें वगैरह के लफ्ज यूज ना करें लीड में। लीड को प्रिसाइज रखें, लीड में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डालें, लेकिन बिला वजह उसकी डिटेल में उसको मत लेके जाएं। मेक श्योर आपकी लीड डिस्कस करेगी एक आइडिया, अवॉइड करने के लिए कंफ्यूजन को। मेक श्योर आपकी लीड जो है वो सिर्फ डिस्कस करेगी एक आइडिया, वो कंफ्यूजन को क्रिएट नहीं करेंगे। अगर आप मल्टीपल टॉपिक्स को, मल्टीपल चीजों को लीड में डिस्कस होगा तो आपका रीडर कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा। आपके रीडर को समझ नहीं आएगा कि किस चीज की बात हो रही, किस चीज से रिलेटेड डिस्कशन हो रही। और हमेशा से हमेशा याद रखें, एक्टिव वॉइस यूज करें, अवॉइड करें पैसिव वॉइस को यूज करने में, एक्टिव वॉइस यूज करें। पैसिव वॉइस जो है वो इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग हो जाती है। एक्टिव से मुराद ये है, जैसे दो लोग जुमेरात को मारे गए, दो लोग वो अरेस्ट कर लिए गए। अब आप देख रहे हैं कि इसमें गलती है। दो लोग कौन से मारे गए भाई, क्यों मारे गए? इसकी जगह से अगर ऐसे लिखा जाएगा, करीबी मोहल्ले में दो ग्रुपों की लड़ाई, ठीक है, शहर का नाम आ सकता है। लीड के अंदर 5W सोचने की जरूरत नहीं है, ये चीज याद रखें। लीड में 5W सोचने की जरूरत नहीं है, लीड बस कैची होनी चाहिए बस। मैंने वही बात की है ना कि ये एक्सपीरियंस टाइम लेते हैं, तो बिला वजह लंबी लंबी लीड नहीं बनाते, छोटी सी लीड, क्योंकि वो इंग्लिश का अच्छा इस्तेमाल है, प्रोवर्ब्स यूज करते हैं, ठीक है। उर्दू में आएंगे तो आप ज़र्बुल इम्साल का इस्तेमाल करें, ठीक है। आप कोई कैची लाइंस को यूज करें, जैसे मैंने एक लफ्ज बोला, खोदा पहाड़ वो निकला चूहा, ये लीड हो सकती है, इट कैन बी लीड, लेकिन अगर आप इसको सही वे से यूज करेंगे। ये आपका फन है, ये आपकी आर्ट है, कि किस तरह से आपने अपनी चीजों को प्रेजेंट करना है। दैट इज योर आर्ट।
दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ट। अमूमन होता ये है कि ये एडिटर ही फाइनल कर देता है। न्यूज़ रिपोर्टर के पास अगर इतनी सेंस है, इतना सेंस और टच है कि वो अच्छी लीड बना सकते, तो व्हाई नॉट, ठीक है। अमूमन हमारे मुल्क का मसला ये है कि हमारे रिपोर्टर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ खबर ना टूटे फूटे अल्फाजों में लिख के भेज देते हैं। सारी मेहनत जो है न्यूज रूम में ही होती है। बहुत रेयर कोई अच्छा रिपोर्टर है जो अच्छी लैंग्वेज लिख सकता है, अच्छी रिपोर्ट लिख सकता है। अमूमन होता क्या है कि मैं आपको एक असलियत बताऊं, हर डिपार्टमेंट में पीआरओ मौजूद है, जिसको कहते हैं पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर। हर डिपार्टमेंट में पीआरओ मौजूद है, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर। हमारे जितने रिपोर्टर हैं इनकी कोशिश होती है कि इनको बनी बनाई वो खबर मिले, उसी से पिक्चर्स ले लेते हैं, उसी से टाइप हुई हुई वो खबर ले लेते हैं, वही खबर एज इट इज जाके अखबारों में या कहीं पे भी दे देते हैं। अपनी साइड से उनकी सिर्फ मेहनत क्या होती है, पिक्चर्स लगा दी। ये मैं बात कर रहा हूँ प्रिंट अखबार की, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात नहीं कर रहा। तो वो खुद ही उसकी खबर लेते हैं, वही खबर एज इट इज छाप देते हैं। उनका आधा काम तो पीआरओ जो है, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर जो है, वो आसान वो कर देते हैं। हमारी फील्ड की सबसे इंपॉर्टेंट जॉब जो हर जगह पे अवेलेबल है, वो पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर है। पीआरओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मीडिया में लिंक्स होने चाहिए, वॉइसेस ना बन जाते हैं। सेकंड चीज ये है कि आपको प्रेस रिलीज लिखनी आनी चाहिए। जिस दिन आपको प्रेस रिलीज लिखनी आ गई, आप इजीली किसी भी फर्म में किसी भी जगह पर काम कर सकते हैं। हर फैक्ट्री को जरूरत होती है, हर एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, स्कूल्स के अंदर पीआरओ हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर पीआरओ हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर पीआरओ हैं। जहां जहां पे हॉस्पिटल, हर जगह पे वो पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, मीडिया सेल मौजूद है। तो प्रेस रिलीज इंफॉर्मेशन लिखनी आप लोगों को आ जाए तो सारा मसला हल हो जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाउ टू स्ट्रक्चर द लीड, हाउ टू स्ट्रक्चर द लीड। क्रूशियल इंफॉर्मेशन बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, आई विल रिपीट, क्रूशियल इंफॉर्मेशन एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी लीड को इंपॉर्टेंट बनाना है, लेस इंपॉर्टेंट नहीं बनाना। आपकी ही रिपोर्ट के अंदाज से आपकी लीड इंपॉर्टेंट बनेगी, आपकी ही रिपोर्ट के अंदाज से आपकी लीड जो है इंपॉर्टेंट होगी, और आपकी ही लीड से, आपकी ही लिखी हुई लीड से आपकी रिपोर्ट अनइम्पॉर्टेंट होगी। तो अपने माइंड में याद रखें कि कभी भी रीडर को मिसलीड ना करें। हमेशा रीडर को करेक्ट इंफॉर्मेशन दें जिसकी उसको जरूरत है। हमेशा से, आई विल रिपीट, रीडर को करेक्ट इंफॉर्मेशन दें। अब अगेन मैं बात को रिपीट करूंगा कि मैं कुछ लीड्स लेके आऊंगा, लेके भी आया हूं, लेकिन वो सारी की सारी लीड्स जो है वो ज्यादातर बाहर की हैं, क्योंकि बाहर की लीड्स कुछ बेहतर भी हैं, यहाँ की भी अच्छी हैं, तो ऐसा मसला नहीं है। लेकिन यहाँ का मसला ये है कि लीड बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। एक खबर को इतनी लंबी लंबी लीड, आपने, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे तो बच्चा रिजेक्ट कर दे कि सर आप गलत कह रहे हैं। लीड्स, अच्छे लीड्स हैं लिखने वाले, लेकिन बहुत रेयर है, बहुत थोड़े लोग हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, समरी लीड की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल लीड जो है न्यूज राइटिंग में, वो बार बार जो लिखी जाती है वो प्रेसिडेंट की खबर होती है, पीएम की खबर होती है। ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखें, लीड जो है
5 W's उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आई विल रिपीट, जो ट्रेडिशनल थी ना, बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल होती थी, उसके अंदर 3 और 5 W का ख्याल रखा जाता था। ट्रेडिशनल लीड में 3 और 5 W's का ख्याल रखा जाता था, लेकिन अब इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होनी है, हर चीज है, वक्त चेंज हो चुका हुआ है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप के 5 W's और 3 W's का ख्याल रखें। आप कैची लीड बना के अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उस पर ट्राई ये करें कि 3 W's लाजमी शामिल हो जाए, 5 ना हो लेकिन चले 3 हो जाए। मतलब हु वाला जो वर्ड है ना, हु, वो लीड में आना चाहिए। हु, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लाइन लिखूं, PM फेसेस ऑपोजिशन, PM faces opposition. What is PM? प्राइम मिनिस्टर। PM क्या है? प्राइम मिनिस्टर। मतलब हु, ठीक है, फेसेस ऑपोजिशन। ऑपोजिशन क्या है? ठीक है, ऑपोजिशन पार्टीज, ठीक है। ऑपोजिशन कुछ भी हो सकती है। जब आप ये न्यूज की हेडलाइन पढ़ेंगे तो आपके ज़हन में क्यूरोसिटी पैदा हो जाएगी कि ऑपोजिशन क्या है, तो आप उस न्यूज को पूरी एंड तक फोकस आपका होगा। टाइम नहीं है आजकल लोगों के ऊपर, सुर्खियां ना जरा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आपका अपना स्टाइल ऑफ राइटिंग है। मेरा स्टाइल ऑफ राइटिंग ये है कि मैं 1 या 2 वर्ड्स में भी बात को खत्म मैं कर सकता हूँ, मैं 3 वर्ड्स में भी अच्छी लीड बना सकता हूँ। अब आप लोगों का माइंडसेट है कि आप लोग अच्छी लीड किस तरह से बना सकते हैं। ओके, लीड जो है ना, एक शॉर्ट लीड भी होती है और एक लॉन्ग लीड भी होती है। शॉर्ट लीड जो पब्लिकेशंस हैं, शॉर्ट लीड की जो पब्लिकेशंस हैं टेंड्स टू इंक्लूड ब्लॉग्स, ऑनलाइन न्यूज स्टोरीज, टेलीविजन, रेडियो, डेली एंड वीकली न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के अंदर यूज होती है। ये जो शॉर्ट लीड्स की टाइमिंग रेंज है ना, ये 6 से 8 हफ्तों के बाद ये खत्म हो जाती है। लॉन्ग लीड पब्लिकेशंस अमूमन प्रिंट मैगजीन्स में होती है। रिपोर्टर्स जो हैं इसमें लॉन्ग स्टोरीज यूज करते हैं जो 3 से 6 महीने तक भी कंटिन्यू रहती है। मतलब किसी भी टूर गाइड की स्टोरी, हॉलीडे मैगजीन के अंदर कोई ड्रामा शुरू कर दिया, कोई कुछ शुरू कर दिया, तो वो लीड जो है वो लॉन्ग लीड पब्लिकेशन हो जाती है। शॉर्ट लीड पब्लिकेशंस अमूमन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, न्यूज साइट्स, टेलीविजन, रेडियो और डेली या वीकली न्यूज़पेपर्स में। ये सारी की सारी जो रेंज है ये पब्लिश की जाती हैं और रीडर्स को फोर्स किया जाता है कि वो इनके साथ अटैच रहे, अगेन ड्यू टू दी गुड क्वालिटी ऑफ लीड राइटिंग, गुड क्वालिटी ऑफ द लीड राइटिंग। क्वेश्चन लीड जो है ना, क्वेश्चन लीड, ठीक है, क्वेश्चन लीड जो है वो एक क्वेश्चन की सूरत में मौजूद है और आपको ये बताती है कि क्या हुआ। मैंने एक सवाल पूछा, डू यू नो व्हाट, डू यू वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद जहांगीर तरीन केस इन शुगर स्कैंडल, ठीक है। व्हाट्स इंक्रीजिंग फास्टर देन द पेट्रोल ऑफ प्राइस। क्या ये क्वेश्चन नहीं, लेकिन लीड का पार्ट हो सकता। मैं सवाल लिख दूं कि कौन सी चीज पेट्रोल से ज्यादा तेजी से बढ़ रही,
है कोई चीज जो पेट्रोल से ज्यादा तेजी के साथ बढ़ है ना? चीनी, आटा, पेट्रोल तो ठहर गया ना, आटा कहाँ तक पहुंचा? तो क्वेश्चन लीड जो है ना, क्वेश्चन लीड उसका बड़ा फायदा है। क्वेश्चन लीड है ना, उसका बहुत फायदा है। अगर आपको अच्छी क्वेश्चन लीड लिखनी आ जाए ना, तो बड़ा कुछ आसान हो। ठीक हो गया? आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स टाइप्स ऑफ लीड का है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम 7 कॉमन अप्रोचेस पढ़ेंगे। कॉमन अप्रोचेस तो वो इंटरनेशनल मीडिया में ज्यादा होंगी, लोकल मीडिया में तो हमारी एक या 8 टाइप की लीड यूज होती है, वही बार बार हर बंदा इस्तेमाल वो कर रहा हो। इंटरनेशनल मीडिया में बार बार ये 7 अप्रोचेस को इस्तेमाल किया जाता है और इन अप्रोचेस को न्यूज मीडिया में शो किया जाता है। हमारी जो सबसे पहली लीड है, दैट इज एनेक्डोटल लीड। कौन सी लीड? एनेक यस, एनेक्डोटल लीड। लीड जो है, लीड इज एक्चुअली ए टाइप जिसमें हम हेडिंग या कोई भी अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़े से वर्ड्स में अपने टॉपिक को कैची बनाने के लिए न्यूज़पेपर में टॉपिक के तौर पे लिखते हैं, दैट इज नोन एज लीड। एनेक्डोटल लीड से मुराद वो लीड है जो वाइड वैरायटी ऑफ स्टोरीज और टेल्स को कवर करती है, स्पेशली बेसिकली उस चीज के बारे में, एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जो एक रियल पर्सन, जो एक जो एनेक्डोट जो है, एक शॉर्ट स्टोरी होती है एक रियल पर्सन या इवेंट के बारे में, जो लिसनर्स को हंसने पे मजबूर करता है या पॉन्डर ओवर पे मजबूर करता है, किसी भी टॉपिक। जो एक बात हमेशा याद रखने, एनेक्डोट जब भी एक्सप्लेन की जाती है, टॉपिक लीड जो है वो काफी लार्ज होती है, बड़ी होती है। 2 या 3 सेंटेंसेस में उसको नहीं लिखा जा सकता। मैंने एक चैट बॉक्स में शेयर किया, एक एनेक्डोट की एक एग्जांपल है। Sharon Jackson was sitting at the table reading an old magazine when the phone rang. It was a reporter asking to set up an interview to discuss a social media controversy involving Jackson and another young woman. Sorry, she said. ये लीड जरूरी नहीं है टॉपिक में आए, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की फॉर्म में भी आ सकती है। इट कैन कम इन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप इसको गौर से देखें तो रिपोर्टर जो है आपको जो चीज अम्यूजमेंट में लेके जा रहा है, दैट इज मीडिया कंट्रोवर्सी। सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी वाला वर्ड जो है उसको वो लीड के तौर पे यूज कर रहा है। आई विल रिपीट कि एनेक्डोट जो है वो एक रियल पर्सन या इवेंट है जो लिसनर को हंसने पे मजबूर करता है, उसको सोचने पे मजबूर करता है, उसको थोड़ी देर के लिए परेशान करता है कि मैं इसका क्या जवाब दूँ, किसी भी इवेंट को डिस्कस करते टाइम। इसको कहते हैं एनेक्डोटल लीड। मिसाल के तौर पे, अगर एक कोवर्कर के ग्रुप को, if a group of coworkers are discussing pets and one coworker tells a story about her cat comes downstairs at a certain time every night, then that coworker has just shared an anecdote। मतलब आपसे किसी चीज का इंटरव्यू किया जा रहा है, आपसे किसी भी चीज की बात की जा रही है, तो आप अपनी राइटिंग के अंदर, अपने इंटरव्यू के अंदर
ओरिजिनल स्टोरी एक्सप्लेन करें अपनी लाइफ की, कि मेरा ये पेट बार-बार नीचे आता है, मेरा ये पेट बार-बार ये काम करता है। दैट इज़ नोन एज़ एनेक्डोट। एनेक्डोट को न्यूज़ स्टोरी में ढूँढने के लिए आपको ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने कौन-कौन से स्टाइल्स को डिस्कस किया है? 7 स्टाइल्स को। एक है एनेक्डोटल, एनेक्डोटल लीड, ठीक है? एक है जैम्प्ड लीड, ठीक हो गया? अब व्हाट इज़ अ जैम्प्ड लीड? एनेक्डोटल लीड जो था, आई विल रिपीट, एनेक्डोटल लीड वो लीड होती है जो आपको किसी भी रियल पर्सन की स्टोरी के बारे में अंडरस्टैंडिंग देती है, जब जिसकी वजह से वो पर्सन लाफ हो जाता है। अब आप खुद इमेजिन करें कि यू आर द इंटरव्यूअर, आप मेरा इंटरव्यू करने आ रहे हैं, आप मेरे से बातें पूछ रहे हैं, बातें करते-करते मैं बीच में अपने कोवर्कर के मैं अपने पेट का ज़िक्र छेड़ दूँ, कि वो हमेशा रात के टाइम पे स्टेयर से नीचे आ जाती है, दिल्ली। तो अब मेरी बात सुनो, क्या आप उस पे पॉन्डर नहीं होंगे? क्या आप हैरान नहीं होंगे? होंगे। तो दैट इज़ नोन एज़ एनेक्डोटल। एनेक्डोटल लीड वो लीड है जो लिसनर को हँसने पे मजबूर कर दे, जो अपने लिसनर को पॉन्डर ओवर अ टॉपिक पे मजबूर कर दे। दैट इज़ नोन एज़ एनेक्डोटल लीड। हँसने पे मजबूर हो जाएँगे, या रीडर जो है वो पॉइंट ऑफ पॉन्डर पे चले जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक बात बोलूँ, मैं कहूँ कि फेसबुक डोनेट्स 1,82,000 फ्रॉम स्टेट एनर्जी टैक्स ब्रेक टू क्रॉप कंट्री ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये एनेक्डोटल लीड नहीं है? इट इज़ एन एनेक्डोटल लीड, बिकॉज़ फेसबुक ने 1,82,000 डॉलर्स को डोनेट किया है। किसको? क्रुक कंट्री ऑर्गेनाइजेशन। मतलब डोनेशन इज़ बीइंग मेड टू ए रियल इवेंट। डोनेशन इज बीइंग मेड टू एन ओरिजिनल पर्सन। डॉटल का ताल्लुक आपकी ओरिजिनल सेंटेंस पे होगा, इसमें कोई प्रोवर्ब यूज नहीं होंगे, ये डायरेक्ट अटैक होगा। जैसा कि मेरी बात सुनो, ये डायरेक्ट अटैक होगा। जैसे मैं एक बात करूं कि टीम से लेटर टू फेसबुक, शिफ्ट टू फोटो चैट्स, और नीचे मैं सिंपल एक और लाइन लिखूं, ये लीड इतनी छोटी लीड नहीं होती, ये बहुत लंबी लीड्स है। मैं बार-बार रिपीट करूँगा कि एनेक्डोटल लीड को एक्सप्लेन करने के लिए लंबी लीड्स यूज़ होती हैं। इवन कि एक पैराग्राफ भी लिखा जा सकता है। The young smartphone users are moving to new social apps like Snapchat that can be harder to track. That is an anecdotal lead. Anecdotal lead अमूमन तौर पे वेबसाइट्स के ऊपर यूज़ की जाती है। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में बहुत रेयर इस्तेमाल होती है। ये ज़्यादातर बिजनेस वेबसाइट्स, फैशन मैगज़ीन और इस टाइप में बार-बार ये लीड को इस्तेमाल किया जाता है। आई विल रिपीट, एनेक्डोटल लीड कोई भी इंस्पायरिंग हो सकती है, कोई भी शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, या हिंट हो सकता है पूरी स्टोरी का, ठीक है? ये नैरेटिव के पास-पास होती है, लेकिन नैरेटिव का पार्ट नहीं होती, क्योंकि नैरेटिव बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है। इट इज़ नियरली टू नैरेटिव। ठीक है? लेकिन ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स के बारे में होती है, और एक पैराग्राफ ऑलमोस्ट मैनी वर्ड्स इसमें इंक्लूड होते हैं। हमारे न्यूज़पेपर्स में एनेक्डोटल लीड नहीं मिलती, तो इसलिए अपनी मिसालें देकर इसको सोचने पे मजबूर करता हूँ। मैंने अभी तक बहुत रेयर एनेक्डोटल लीड्स को न्यूज़पेपर्स में यूज़ होते हुए देखा है। हमारे में अक्ल नहीं है इतनी, हम इतना ज़ोर नहीं लगाते। आगे समझ? हम लोग ज़्यादातर सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोवर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं। हमारी ये सोच बनी हुई है कि लीड जो है होती 4 से 5 वर्ड्स की है। आप एक बड़ी स्टोरी, एक बड़ी एनेक्डोटल लीड बना के लेके जाएँगे, तो आपका एडिटर आपको ये कहता है तुम्हें लीड लिखनी नहीं आती। हमारी ये सोच बनी हुई है। हमारी ये सो अभी तो बड़ी आप सिंपल सी बात है, थीसिस की मैं बात करूँ, हम तो थीसिस के टाइटल बड़े नहीं लिखते। थीसिस
के टाइटल बड़े नहीं लिखते, वो कहते हैं कि भाई इतने वर्ड ही होते हैं। तो न्यूज़पेपर वाले तो दूर की बात है। जी, जैम्प लीड से मुराद ये होता है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक छोटे से सेंटेंस। क्या? बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन छोटे से सेंटेंस में। मतलब आपकी कोशिश है कि आप एक सेंटेंस में हु भी डाल दें, बट भी डाल दें, सब डाल दें। दैट इज नोन एज जैम्प लीड। उसको क्या कहते हैं? जैम्प लीड। टू मच इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल सेंटेंस। आई विल रिपीट, टू मच information in a single sentence, that is known as jam lead. जैम्प लीड में एक ही सेंटेंस में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो। यह आपकी आर्ट है कि आप प्रोवर्ब यूज करें, आप कुछ और यूज करें। बात यह है कि एक सेंटेंस के अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जब मिक्सअप होगी तो वो जैम्प लीड बनेगी। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि मैं ये लिखूंगा, मेरी एक लीड है, लीड में मैं लिखूंगा वजीर आजम पाकिस्तान, क्या वजीर आजम पाकिस्तान कायदे आजम के मज़ार पे 25 दिसंबर की हाजिरी। टू मच इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल सेंटेंस। 25 दिसंबर, वजीर आजम पाकिस्तान, बमए सारे वजीरों की हाजिरी। ठीक है जी, एक ही सेंटेंस में सब कुछ डाल दिया आपने। आपने ये भी बता दिया कि दिन क्या था, आपने ये भी बता दिया कौन था, आपने ये भी बता दिया क्या था, कौन सा मजार था, क्या था। सब सोच लेंगे कि इसलिए क्योंकि 25 दिसंबर था। आप स्टोरी नहीं पढ़ेंगे। यू डोंट नीड टू रीड द स्टोरी आफ्टर रीडिंग द जैम्प लीड। ओके, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होके एक ही सेंटेंस में डाल दी जाए, दैट इज नोन एज जैम्प लीड। ओके ओके, अगली लीड है दैट इज नोन एज सीन सेटिंग लीड। क्या? सीन सेटिंग लीड। क्या? इसके अंदर हर हाल में जगह का नाम आना जरूरी है। इस लीड में हमेशा से जगह का नाम आना जरूरी है। दैट इज नोन एज सीन सेटिंग लीड। ठीक है, सीन सेटिंग लीड। फॉर एग्जाम्पल, on the second floor of PM house murder happened. On the second floor of PM house murder happened. Oil and gas found underneath Arabian Sea. Live in heaven. Go to Kashmir. Is that clear? मैंने उसमें डेट भी मेंशन की है। मैंने ये भी कहा है 25 दिसंबर, प्राइम मिनिस्टर, जगह भी थी, अपने दोस्त भी थे, सब थे। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी एक सेंटेंस में, वो जैम्प लीड है। सीन सेटिंग लीड भी जैम्प लीड बन सकती। एक लीड एक से ज्यादा मल्टीपल में डाली जा सकती है। सीन सेटिंग लीड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपने देखनी है वो ये देखनी होती है कि उसमें जगहों के नाम आने चाहिए। ऑयल एंड गैस फाउंड अंडरनीथ अरेबियन सी, दैट इज सीन सेटिंग लीड। आपको स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग चुका है कि आपके बारे में क्या होगा। मैं लिखूं लिव इन हेवन, गो टू कश्मीर। मैं लिखूं समर वेकेशन, नारान का गान। ठीक है, समर वेकेशन सेमीकॉलन नारान का गान विजिटर्स टूर्स। ये क्या सीन सेटिंग लीड। जैम्प लीड अगर बनानी है, ठीक है, समर वेकेशन कॉलन लाहौरी पीपल नारान का गान। ठीक है, ट्रैफिक जैम।
फर्क पता चल गया? ये अब जैम लीड है। मैंने ट्रैफिक जैम भी लिख दिया, मैंने समर वेकेशन भी लिख दिया, मैंने सब कुछ लिख दिया। फर्स्ट पर्सन लीड, क्या? फर्स्ट पर्सन लीड। फर्स्ट पर्सन लीड में ये होता है कि दिस लीड ये हमेशा जर्नलिस्ट का पर्सनल एक्सपीरियंस बताती है। क्या? I was standing in Iraq when F-16 attacked. I was doing reporting in Afghanistan when I heard a peace talk happened. For many years of us, September 11, 2001 is one of those such dates. We remember exactly where we were when we heard that the planes hit the World Trade Center and the Pentagon. I was in Afghanistan. That is a lead. ये उस टाइम यूज की जाती है जब आपने कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी हो, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन देनी हो, पर्सपेक्टिव देना हो, एलिमिनेशन देना हो। मैं रिपीट करूंगा कि फर्स्ट पर्सन लीड ढूंढने के लिए आपको 9/11 ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन लीड ढूंढने के लिए आपको अराक वॉर में एंटर होना पड़ेगा। आपको कोई ऐसी स्टोरी ढूंढनी पड़ेगी जिसमें जर्नलिस्ट ने बहुत बड़ी चीज देखी होगी, तब ये लीड। ये लीड सिर्फ और सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए इस्तेमाल होता है। जब आपने कोई वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन आपने बताना, जिसके अंदर आई आ जाएगा, वो जैम लीड नहीं होती। नो, जब जर्नलिस्ट अपना अपना एक्सपीरियंस बताएगा वॉर के बारे में, अपना एक्सपीरियंस बताएगा वॉर के बारे में, तो वो जैम लीड नहीं हो सकती। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, लेकिन हाँ, इसको जैम लीड में भी डाल सकते हैं। इसकी ओरिजिनल फॉर्म आपको पता है कि इसका ओरिजिनल नाम क्या है? फर्स्ट पर्सन लीड है, लेकिन अगर इसमें जैम्प भी डाल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आई विल रिपीट, एक लीड एक से ज्यादा चीजों के अंडर आ सकती है। द चिल्ड्रंस वर क्राइंग। एक फोटोग्राफर था बड़ा मशहूर, उसकी बहुत बड़ी पिक्चर थी, उसकी पिक्चर पूरी दुनिया में सेल हुई थी। मुझे एग्जैक्टली वो वाकया याद नहीं है। उसने वो पिक्चर बनाई थी, वो एक भूखा बच्चा था, वो उसको ना एक भेड़िया खा रहा था। उसने उस पिक्चर को बना तो लिया, लेकिन सारी जिंदगी इसी सोच में रहा कि यार मैंने उस बच्चे को नहीं बचाया, मैंने फोटोग्राफी कर ली। इट कैन बी फॉर्मुलेटेड, अगर वो इसकी कुछ स्टोरी बनाई जाए तो इसको एनेक्डोटल में डाल दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लीड है जिंगर लीड। ठीक है, ये लीड ड्रामेटिक है, अटेंशन ग्रैबिंग है, स्ट्रॉन्ग टोन है, फैक्ट्स के ऊपर बेस करती है। ठीक है, एक लाइन में आपको बोलूंगा, उस लाइन के अंदर आपको पता चलेगा कि जिंगर लीड की इंपॉर्टेंस क्या है। उसने ये कहा, हिज लास्ट मील वाज वर्थ $30,000 एंड इट किल्ड हिम। क्या? His last meal was worth $30,000 and it killed him. ठीक है, हैरान हो गए? This story was published. This story was published on the story. This lead was published on the biography of a person who was the biggest smuggler of cocaine bags. While doing his worth $30,000 का आखिरी कोकेन की डील वो कर रहा था, उस टाइम उसकी मौत हुई थी। $30,000 की डील थी। स्टोरी वॉज अबाउट अ मैन हु डाइड वाइल ट्राइंग टू स्मगल
with cocaine filled bags in his stomach. जिंगर लीड क्या है बेटा? जिंगर लीड एक ड्रामेटिक लीड होती है और अटेंशन ग्रैबिंग लीड होती है। ठीक है, हम लोग पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में ज्यादातर जिंगर लीड्स यूज करते हैं। बहुत ज्यादा ड्रामेटिक अटेंशन ग्रैबिंग चीजें हम यूज करते हैं। हमें पता भी नहीं है कि हम कौन सी लीड यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें आता ये काम है तो हम यही वो कर रहे होते हैं। दैट इज जिंगर लीड। ठीक है, एक होती है ऑब्जर्वेशनल लीड। क्या? ऑब्जर्वेशनल लीड किसी भी अथॉरिटेटिव ऑब्जर्वेशन, किसी भी स्टोरी के बारे में कहां पे वो फिट होगी, जो यूज की जाती है, जिसका ब्रॉडर मीनिंग होता है जिसके सब्जेक्ट का, दैट इज नोन एज ऑब्जर्वेशनल लीड। फॉर एग्जाम्पल, नो मोर टैक्सेस, गवर्नमेंट प्लान्स इन द नेक्स्ट बजट। नो मोर टैक्सेस, government plan in the next budget. That is known as observational lead. ठीक है, 1.5% budget for the next fiscal year. बजट 1.5% बढ़ाया गया, टैक्स आपका 1.5% बढ़ाया गया। क्या सबके ऊपर बढ़ाया गया होगा? नहीं ना। इंपॉर्टेंट चीजों पे 1.5% होगा, किसी पे थोड़ा भी होगा। ऐसे ही होता है ना, लग्जरी आइटम पे टैक्स और होता है, फलाने पे और होता है, नीचे वाली चीज पे और होता है। लेकिन ओवरऑल हमने ऑब्जर्वेशनल लीड दे दी कि टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। अगर आप इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें तो इस स्टेटमेंट के अंदर ये लिख दिया गया है कि टैक्स बढ़ा दिया गया। एक साथ वर्ड लगा दिया आपने, 1.5% टैक्स बढ़ा दिया गया। ठीक है, एक स्टेटमेंट आप उसमें लीड में दे दें कि नो मोर टैक्स अप्लाइड, वो एक और चीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी चीजें उस लिहाज से ऑब्जर्वेशनल में आप एक लीड दे देते हैं जो आपने ऑब्जर्व किया कि टैक्स बढ़ गया, लीड में लिखते हैं, टैक्स ना बढ़ा, लीड में लिखते हैं। लेकिन डिटेल आपको नीचे देखनी पड़ती है। आप नीचे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लग्जरी आइटम पे इतना टैक्स किया गया, फलानी आइटम्स पे इतना टैक्स किया गया। तो ये चीजें आपको सामने रख। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन लीड। प्रिडिक्शन लीड हमेशा यूज की जाती है फ्यूचर की बातें करने के लिए। 2020 का साल बहुत मुश्किल होगा, लोगों ने बता दिया। 2020 में क़यामत आ जाएगी, बता दिया। The world will come to an end in AD 220, forecast the famous astrologer Bejendola. पाकिस्तान की मशहूर माहिरे फल्कियात ने बता दिया कि पाकिस्तान के लिए 2021 का साल अच्छा साबित होगा। प्रेडिक्शन लीड। ठीक हो गया? तो प्रेडिक्शन लीड जो है आप लोगों को फ्यूचर के बारे में बताने के लिए, फ्यूचर की प्रेडिक्शन के लिए यूज होता है। आज के लिए इतना ही काफी। ओके, अल्लाह हाफिज।